दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीएन 2019 सीबीटी 1 का जो 9 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके सभी जीएस जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले लगभग 15 हमने क्वेश्चन सेट देख लिए हैं और 16 नंबर की वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, लगभग 10 से 12 दिन हो गए। उसके बाद ये वीडियो लेकर, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ता है, उसके बाद एक कंटेंट क्रिएट भी करना पड़ता है। तो ये रियल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मैंने अलग से एक पीडीएफ क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर तो बताऊँगा और एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड के लिए, जो वैश्विक व्यापार होता है ना, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो नियम कानून बनाता है और उनका इम्प्लीमेंटेशन कराता है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिए थे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, यही इंटरनेशनल या ग्लोबल ट्रेड को क्या रेगुलेट करता है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ रेगुलेट करता है यदि इसमें। और एडिशनल फैक्ट देखें तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में है। और ये 1995 से इसने शुरुआत की अपना काम करना, 1 जनवरी 1995। तो यहाँ पे देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ है, जेनेवा है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो आईएमएफ की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011, अर्बन एग्लोमरेशंस हैविंग मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन आर नोन। तो अर्बन एग्लोमरेशन क्या होती है, कोई एक ऐसी सिटी, ऐसा एरिया जो 3-4 सिटियों से मिलके वो बन जाता है। जैसे मुंबई समझ लो, अब मुंबई एक एरिया, उसके पास बहुत सारी सिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होकर क्या एक अर्बन एग्लोमरेशन बना देती, जहाँ की पॉपुलेशन ना 10 मिलियन से ज़्यादा होती है। 10 मिलियन 1 करोड़ से ज़्यादा होती है। उसको 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। या आप इकोनॉमी की क्लास में इकोनॉमी पढ़ते हैं, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना इकोनॉमिक्स की, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 10 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा होती। तो द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट नाइके अपाची वाज लॉन्च्ड बाई इंडिया इन। तो नाइके अपाची, ये जो सैटेलाइट था, ये 1963 में इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन द इंडियन एयर स्पेस। तो इंडियन एयर स्पेस में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो कमर्शियल फ़्लाइट्स होती है ना, वो कौन कराता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट काइंड ऑफ ए रिसोर्स इज वाटर। तो वाटर किस प्रकार का रिसोर्स है। तो देखो, वाटर क्या है, एक साइक्लिक रिसोर्स है, रिसाइक्लिक हो जाता है। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ यदि मैं बताऊं, क्या है कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखना, ये करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक है लेकिन पूछा जाता है कई बार। वाटर अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से दुनिया में क्राइसिस हो ही पड़े हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे मनाया क्यों जाता है, तो ये बताने के लिए फ्रेश वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको सस्टेनेबली मैनेज किया जा सकता है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, वाटर मैन क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करने का, कि कैसे फ्रेश वाटर को हम कंजर्व कर सकते, उसका सस्टेनेबल यूज कर सकते और उसका इम्पोर्टेंस लोगों को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच स्टेट हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया 19-20 में। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें टोटल शुगर प्रोडक्शन है ना वो 1/3 है। तो उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर हो या फिर शुगर कैन हो। ठीक है, शुगर एंड शुगर कैन दोनों का ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक है, ये 19-20 की बात करो या 2024 की बात करो, तो ये उत्तर प्रदेश का सही आंसर है।
ठीक है, एक और फैक्ट मैं आपको यहाँ से बताना भूल गया वाटर से रिलेटेड। इंडिया में एक एक्ट है, कौन सा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये एक्ट किस साल आया था। तो ये एक्ट आया था 1974 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो ये भी आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2019 टेक्स प्लेस। तो 2019 का स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स थे ना, ये कहाँ हुए थे, आबू धाबी में हुए थे। ये तो देखो समझो ये क्या, ये करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम 2019 में कहाँ, आबू धाबी UAE में हुए थे। लेकिन लेटेस्ट में कब हुए, ये 2023 में हुए। कहाँ हुए, तो ये बर्लिन जर्मनी में हुए। कहाँ हुए, ये बर्लिन में हुए, बर्लिन जर्मनी में, जर्मनी में। कब हुए, 2023 में हुए। ये ज़रूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गया, लेकिन ये लेटेस्ट हुआ तो ये बर्लिन जर्मनी में हुई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन। तो ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें कोई भी एलिमेंट या एटम वो ऑक्सीजन को गेन करता है। जो एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है उसी का क्या, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ए सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। और जिसमें ऑक्सीजन, जिस एलिमेंट से या जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इंडियन पर्सनालिटी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3-4 फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। देखो, तो कैलाश सत्यार्थी है ना, इनको बचपन बचाओ आंदोलन के लिए क्या दिया गया था, 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। इनके साथ में ही जो मलाला यूसुफजई है ना, मलाला यूसुफजई, कहाँ की, पाकिस्तान की, इनको भी इनके साथ ही 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो मलाला यूसुफजई है ना, ये दुनिया की सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति हैं। महिला क्या, पूरी व्यक्ति, इन्होंने 17 साल की उम्र में इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को कब मिला था, 2014 में। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब 2014 का तो अभी नहीं पूछ भी सकता, लेकिन 2024 का हमको पता होना चाहिए किसको मिला है। तो ये 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला है, निहोन हिडानकिया को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, निहोन हिडानकिया। ये जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक न्यूक्लियर बम से जो प्रभावित हुए थे ना, उन लोगों की सेवा करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को इस साल का 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको, निहोन हिडानकिया को। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके लिए काम करता है, टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसलिए इनको ये इस साल 2024 का पीस प्राइज़ दिया गया है। आफ्टर द मार्स मिशन विच इंटरप्लेनेटरी मिशन इज इंडिया आइंग एट। तो मार्स मिशन के बाद इंडिया कौन से इंटरप्लेनेटरी मिशन के बारे में वो कर रहा है, तो ये कहाँ भेजने वाले इंडिया, ये वीनस पे भेजने वाले, शुक्रयान। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कई बार, शुक्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और जो सन पे जो भेजा था वो कौन सा था, आदित्य L1। सन पे जो भेजा हुआ है ना हमने, वो कौन सा है, मिशन आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एजेंडा 21 वाज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड एट। तो जो एजेंडा 21 है ना, ये एक सेट है कुछ रिकमेंडेशंस का, जो कहाँ कब ली गई थी। तो जो रिकमेंडेशन है ना, ये कब आई थी, रियो समिट 1992 में। एक यूनाइटेड नेशंस की क्या कॉन्फ्रेंस होती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 1992 में। कहाँ पे, 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ, रियो डी जनेरियो में 1992 में। रियो डी जनेरियो कहाँ, ब्राज़ील है। उसी कॉन्फ्रेंस से एजेंडा 21 निकल के आता है, ठीक है। एजेंडा 21
उसी कॉन्फ्रेंस से निकल के आता है जिसमें एजेंडा 21 का मतलब होता है कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो 21st सेंचुरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्या है 21st सेंचुरी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो 21 डिपेक्ट करता है वो क्या करता है, सेंचुरी को डिपेक्ट करता है, 21st सेंचुरी को। तो क्या है, रियो डी जनेरियो में 1992 में यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है, कौन सी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उससे से ही निकल के एजेंडा 21 आता है। इसका ये भी है कि करंट इश्यूज़ को एड्रेस करना और दुनिया भर को है ना एक फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करना भी एक इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी टाइम्स डज ए जीपीएस सैटेलाइट सर्कल द अर्थ। तो पहले तो समझो जो जीपीएस सैटेलाइट है ना, जीपीएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये जो जीपीएस है ना, जीपीएस समझ लो, जीपीएस है ना, ये जीपीएस सिस्टम को कौन ऑन करता है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अमेरिका की सरकार इसको ऑन करती है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, तो यूनाइटेड स्टेट की जो एयरफोर्स है ना वो इसको ऑपरेट करती है। एक और इम्पोर्टेंट, ये दिन में 2 चक्कर लगाता है, मतलब 12 घंटे में एक सर्कल पूरा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 एवरी 4 आवर्स। 12 घंटे में एक सर्कल पूरा करता है और दिन में ये 2 चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और ये मैं बता दूँ, ये 30 क्वेश्चन ना, उसके बाद मतलब बीच में कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन जीएस का था, उसके बाद 31 और 32 मैथ के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। तो 1983 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो वहाँ कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उसके बाद 34 और 35 क्वेश्चन वह मैथ का था। तो विच 2 स्टील प्लांट्स वर सेट अप इन कोलैबोरेशन विद रसिया। तो रसिया के सहयोग से कौन से 2 स्टील प्लांट बनाए थे। तो पहला तो भाई बोकारो है, बोकारो ये कहाँ है, ये झारखंड में है। एक है भिलाई, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ये ज़रूर याद रखना, बोकारो कहाँ, झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो बोकारो जो झारखंड है ना वो भारत में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ये स्टील प्लांट है। बोकारो झारखंड का सबसे बड़ा, सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और एशिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, कौन सा, बोकारो, जो कि झारखंड में है। ये सोवियत यूनियन मतलब रसिया की सहायता से बनाए गए थे। जो भिलाई है वो छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। राउरकेला है ना, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इंडियन स्टेट डच मधुबनी आर्ट्स बिलोंग्स। तो जो मधुबनी आर्ट है ना ये पेंटिंग है एक प्रकार की। क्या है, मधुबनी क्या है, ये पेंटिंग्स हैं। ये बिहार से बिलोंग, मतलब ये बिहार से आती हैं। कहाँ से, बिहार में होती हैं ये। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, बिहार से है। 38वां क्वेश्चन मैथ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द स्पेस शटल इन विच कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन 2023। तो फरवरी 2023 में ये हादसा हुआ था जिसमें इंडियन ओरिजिन की एक एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, ठीक है। वो किस में थी, कोलंबिया उसमें थी, कोलंबिया स्पेस शटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिफिशियंसी ऑफ डैश इंड्यूसेस ए डिसऑर्डर नोन एज क्वाशी-हॉर्कर सिंड्रोम। मतलब एक डिसीज है टाइप की, सिंड्रोम है ये तो किसी कमी की वजह से होता है, क्वाशी-हॉर्कर। तो ये किसकी वजह से कमी से होता है, तो ये हो ना, ये माल न्यूट्रिशन है। किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। जब बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, प्रोटीन की कमी, उसकी वजह जो माल न्यूट्रिशन होता है उसी को क्या, क्वाशी-हॉर्कर हम ये बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जिसमें क्या, जब डाइट में किसी के डाइट में प्रोटीन कम होता है ना, तो ये प्रोटीन की वजह से ये वो होती है, जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है बॉडी में। तो इस क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड रॉलेट एक्ट 1919 इंटेल्स। तो रॉलेट एक्ट 1919 में क्या था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में था इनडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। तो 1919 जो रॉलेट एक्ट था ना, उसके तहत में क्या कर, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था ना, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती, कुछ नहीं हो सकता था। और उसको कुछ ना इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए उसको बंद करके रख सकता, उसको कोर्ट भी नहीं जाने दिया जा सकता था, मतलब उसको अपील करने की कोई वो नहीं थी। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि जो रॉलेट एक्ट है ना, इसका नाम क्या था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो नाम है वो है एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1989। क्या है, एनार्कियल, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, एनार्कियल
एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये ना मार्च में आया था। ये कब आया था? मार्च 19 में आया था। मार्च 1919 में कब आया था ये मार्च 1919 में आया था। उसके बाद 6 अप्रैल से ना 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी ने ना नॉन वायलेंट सत्याग्रह शुरू किया था। 18 मार्च को ये आया हुआ था और 6 अप्रैल के आसपास, मतलब जब गवर्नर किसको वो मिल गई थी, एसेंट मिल गया था, तो ये पास हो गया था। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने नॉन वायलेंट सत्याग्रह इसके अगेंस्ट में शुरू किया था जी। जैसा कि मैं बताया, इसमें किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था इंडेफिनिट पीरियड के लिए, किसी भी जगह सर्च किया जा सकता था विदाउट सर्च वारंट, कोई भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था। मतलब ये राइट थे नहीं, मतलब सिविल राइट्स है ना, वो कर्व कर दी गई, इसलिए इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट ऐसे होते होते ये बात 13 अप्रैल तक जाती 1919 को, जहाँ पे फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जोग्राफी। इकोनॉमिक जोग्राफी पहले समझो क्या होती है। इकोनॉमिक जोग्राफी में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक जोग्राफी बोलते हैं। तो जोग्राफी ऑफ मार्केटिंग, जोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज एंड जोग्राफी ऑफ टूरिज्म, ये तीनों ही मतलब फील्ड हैं इकोनॉमिक जोग्राफी के। ठीक है, ये तीनों ही फील्ड हैं, लेकिन ये डेमोग्राफी नहीं है। डेमोग्राफी तो हम जोग्राफी या इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन की डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। किसकी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, मतलब बर्थ हो गया, डेथ हो गई, माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन में माइग्रेशन हो गई, डेथ हो गई, इसकी वजह जो पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन पिरामिड में, उसको हम क्या बोल किस में पढ़ते हैं? डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई वर स्तूपाज बिल्ट। तो ये पूछ रहा है कि स्तूपा क्यों बनाते हैं। जैसे सांची का स्तूपा आपने सुना होगा, अमरावती में भी स्तूपाज थे। तो स्तूपा क्यों बनाते? स्तूपा बनाने का मेन उद्देश्य जो था, जो बौद्ध धर्म से जो संबंधित मेन वो थे ना, मतलब वो लोग थे, उनके उसमें रेलिक्स रखे जाते, सेक्रेड रेलिक्स। जैसे गौतम बुद्ध थे तो उनके रेलिक्स रखे गए हैं इसमें, मतलब स्तूपाज में। उनके जो फॉलोवर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शिष्य हुआ करते, उनके रेलिक्स रखे जाते थे, इसके अंदर रखे गए हैं। तो स्तूपा उनके सेक्रेड कंटेन करते हैं, सेक्रेड रेलिक्स को, बची हुई जो रहती हैं ना, उनको कंटेन करते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जालम टिश्यू होता है ना, ये जालम टिश्यू क्या वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। जालम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फलम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। फलम टिश्यू क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। और वाटर क्या करता है? वो जालम टिश्यू करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ब्रह्मो समाज ओरिजिनेट। तो जो ब्रह्मो समाज की स्थापना कहाँ हुई थी ये पूछ रहा। तो ये हुई थी बंगाल में, कलकत्ता में। कलकत्ता में बोलते हैं। कलकत्ता में कब हुई थी? और 1828 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1828 में। और इसको कौन इसकी स्थापना करते हैं? वो करते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ एंड अदर्स, ये सब मिल के ना इस ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं। लेकिन इसका जो संस्थापक मेनली राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं फैक्ट बता दूं, जो राजा राम मोहन राय है ना, इनको ये राजा है ना, इनका नाम नहीं था, ये इनकी उपाधि है जो कि अकबर द्वितीय ने दी गई, अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। और एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई वाज बिल्ट टू वेलकम। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, ये क्यों बिल्ट किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जब 1902 दिसंबर, मैं बता रहा हूँ, जब दिल्ली दरबार लगता है ना, दिल्ली दरबार के लिए जॉर्ज पंचम आते 2 दिसंबर 1911 को इंडिया में वो आते ना, तो उनके यहाँ आने को कमेमोरेट करने के लिए एक गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसके डिज़ाइनर कौन थे? तो ये जॉर्ज बिटेट थे। डिज़ाइनर कौन थे? जॉर्ज बिटेट थे। जब ये आए थे ना, जॉर्ज पंचम जब आए थे, तो एक कार्डबोर्ड का एक फ्रेम, मतलब एक कार्डबोर्ड का एक मॉडल बना के बनाया गया था, क्योंकि जब उस टाइम ये बना नहीं था। ये जो बन के कम्प्लीट हुआ था ना, ये 1924 में हुआ था और 1915-13 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2 दिसंबर 1911 के जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, तो उनकी यात्रा को कमेमोरेट करने के लिए इसको बनाया गया था।
एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जब 1948 में जब यहाँ से अंग्रेज़ों का लास्ट सिपाही या ट्रूप यहाँ से जाता है ना, तो इसी रास्ते के थ्रू वो यहाँ से बाहर जाता है, मतलब गेट वे ऑफ इंडिया से। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस। तो एटमोसिटी होती है ना फॉस्फोरस की, वो क्या है, टेट्रा एटोमेटिक है, मतलब उसके आउटर वैलेंस सेल में ना 3 एटम्स होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आ गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म है ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसी प्रकार एटीएम का भी फुल फॉर्म है, क्या होता है, ऑटोमेटेड। ये ज़रूर याद रखना, क्या होता है, ऑटोमेटेड। अब इसको आप ऑटोमेटिक से कंफ्यूज मत करना, क्या है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये होता है ऑटोमेटेड, ठीक है। तो ऑटोमेटेड सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ईवीएम का होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश डिस्क्राइब्स द इंडिया एज द सेक्युलर स्टेट। तो जो प्रियम्बल होती है ना, प्रियम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वही है सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश करती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो एक किसमें आता है, प्रियम्बल में आता है। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो प्रियम्बल में। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये सब उसकी पहली वर्डिंग है, जैसे मैं अभी बोला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते। पाम टॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है 1। इस क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी किल्ड इन बैटल। तो 1858 में ना रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है, शहीद होती हैं वो। इस क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए पार्ट ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये 5वें 5 ईयर प्लान में आया हुआ था। कब, 5वें 5 ईयर प्लान में। तो जैसे कि मैं अभी बताया, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम का क्या फुल फॉर्म है, जैसे कि मैं अभी बताया, क्या है, ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ज़रूर याद रखना, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। विच एनर्जी ऑफ द विंड डज ए विंड मिल यूज। तो विंड मिल है ना, विंड की काइनेटिक एनर्जी की यूज करके एनर्जी जनरेट करती है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वाज इंडिया फर्स्ट वेंचर इनटू इंटरप्लेनेटरी स्पेस। तो जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस के लिए इंडिया का जो पहला वेंचर था ना, मोम था। इसको क्या बोलते हैं अपन, मंगलयान भी बोलते हैं। अनऑफिशियली मंगलयान बोलते हैं, ये जरूर याद रखना, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली तो हम इसको मोम बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान इसका अनऑफिशियल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्लास का कौन सा नहीं है। तो वर्टिब्रेट क्लास समझो क्या होती है, जिसमें वर्टिब्रेट होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी किस किस में होती है, फिस्कस में होती है, मतलब मछलियों में होती है, रेप्टाइला में होती है, साइक्लोप्लास्टोमेटा में होती है, लेकिन एनिलिडा में ये नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रगलिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन 1919। तो 1919 में ना मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था। मोरले मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1919 में आया था, सॉरी 1909 में आया था। और 1919 में आया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया था। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था। और रोलेट एक्ट जैसे कभी बताया 1919 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WCED आल्सो नोन एज ब्रेटलैंड कमीशन फाउंड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ब्रेटलैंड कमीशन है ना, ये सबसे पहले ये समझो, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कब आया था ये, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ब्रेटलैंड है ना, एक व्यक्ति थे, ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रहे। इनकी अध्यक्षता में एक ब्रेटलैंड कमीशन बनाया गया था। इस ब्रेटलैंड कमीशन ने ना 1987 में अपनी रिपोर्ट करी, अवर कॉमन फ्यूचर नाम करके। अवर कॉमन फ्यूचर करके उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1987 में। उसी में उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसी की वजह से क्या वर्ड निकल गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी कमीशन की वो थी, ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का यूज किया गया था। उसी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ना बहुत सारी फिर
प्रोसेस की गई ताकि मतलब इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली बचाया जाए, उसको बचाने की मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो WCED का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये ब्रटलैंड कमीशन के उससे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन डैश एंड डैश। तो आपको पता होगा 1853 में बॉम्बे एंड थाने के बीच में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, ठीक है, बॉम्बे और थाने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच ईयर डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन इन इंडिया। तो पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये 1920 में आया था, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था। ये सेल्फ गवर्नेंस के लिए गांधी जी ने ये किया था, सेल्फ गवर्नेंस मतलब जैसे बात सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज के लिए। उसके बाद ना देखो ये बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे 18 मार्च 1919 में क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है। उसके अगेंस्ट में फिर नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह गांधी जी करते हैं 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर जैसे ही युद्ध ख़त्म होता है 1919 में, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करते हैं गांधी जी। उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहाँ चलता है 1922 में चौरा चौरी कांड होता है 3 या 4 फरवरी को 1922 में, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद फिर दांडी मार्च होता है मार्च 12 1930 में, फिर भी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद फिर गांधी जी सितंबर 1930 में एक बार और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत करते हैं। ये थोड़ी सी टाइम लाइन है, थोड़ा सा आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो फ्लावर्स वेजिटेबल इसका जो कल्टीवेशन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और एपीकल्चर में क्या बोलते हैं? एपीकल्चर किसको बोलते हैं हम? बी कीपिंग को। जो बी कीपिंग होती है ना, बी का कल्टीवेशन, बी कीपिंग, ठीक है, बी कीपिंग को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। पिस्कीकल्चर मतलब फिश से संबंधित जो कल्टीवेशन होता है वो फिश मतलब मछलियाँ पालन। और सेरिकल्चर में हम कोकून मतलब सिल्क फॉर्मिंग, सिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना, उसके लिए क्या? सिल्क फॉर्मिंग करते हैं। सिल्क फॉर्मिंग एक मलबरी का ट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो होते हैं ना वो उसके मलबरी की ट्री के क्या पत्तियों को खाते हैं, कोकून्स। सेरिकल्चर ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिमलीफॉल बायोस्फीयर रिजर्व दैट प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अल्टरनेटिव्स लाइवलीहुड इज लोकेटेड इन। तो जो सिम्पलीफॉल नेशनल पार्क है ना, सिम्पलीफॉल बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जैसे सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित है कह सकते हैं हम। जैसे जिस प्रकार डे इज रिलेटेड टू नाइट इन द सेम वे कोल्ड इज रिलेटेड टू, जिस प्रकार डे नाइट का अपोजिट उस प्रकार कोल्ड हॉट का वो अपोजिट है, तो इसका हॉट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक रीजनिंग का है। 4 वर्ड दिए गए, इनमें से एक और वन आउट बताना है। तो CD रोम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड। तो CD रोम, मदरबोर्ड, हार्ड, ये CPU के पार्ट रहते हैं, CPU के अंदर रहते हैं, तो ये कॉमन होगा। बाकी कीबोर्ड तो बाहर रहता है, तो ये इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड। तो ठीक है, तो ये हमने आज 9 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के जो लगभग 40 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।